आइए मित्रों, भूकंप और ज्वालामुखी के बाद में इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी जो टॉपिक है वो है मुख्य स्थलाकृति यानी कि मेजर लैंडफॉर्म्स। देखिए, स्थलाकृतियों का निर्माण यानी जब बाहरी कारक जैसे नदी है, पवन है, ग्लेशियर है, उसके द्वारा जो नई आकृतियां बनेगी वो इन तीन कारणों से बनती है, तीन क्रियाओं से: अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। देखिए, अपक्षय अपर्दन दोनों टूटने की क्रिया है, कटाव की क्रिया है। अपक्षय पृथ्वी की सतह पर शैलें जब टूटती है, जिसको हमने पहले चर्चा की थी, वेदरिंग। और अपर्दन जल के द्वारा, हवा के द्वारा या बर्फ के द्वारा जब धरती की सतह की मिट्टी जब हटती रहती है, वो अपर्दन होता है, उसका कटाव होता है। ये दोनों क्रियाएं जब होगी तो तीसरी क्रिया निक्षेपण जरूर होगी। एक जगह से मिट्टी हटेगी, शैल टूटेगी, दूसरी जगह जमा होगी। तो अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण दोनों एक दूसरे की पूरक है, एक होगी तो दूसरी भी होगी। अब जो अगला टॉपिक है वो है नदी के कार्य, यानी कि इन क्रियाओं के बाद में नदी के द्वारा क्या क्या स्थलाकृतियां बनती हैं। नदी के कार्य, इसको हमें एक चित्र से समझना होगा। देखिए, जैसे इस तरह से ये नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर रही है, इस तरह से आप समझ सकते हैं नदियां जो मोड़दार रास्ते बनाते हुए चलती हैं। नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो वो खड़े ढाल पर सीधी गिरती है, इस तरह से। मान लीजिए कठोर चट्टान है और ये पानी है, इस तरह से ये गिरेगा। यहां यह आपने दृश्य देखा होगा, इसको हम कहते हैं झरना या वाटरफॉल। बहुत अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है। ये कठोर शैल है, ये कठोर चट्टान है। तो कठोर चट्टान पर जब पानी गिरता है ऊंचाई के साथ, उसको हम कहते हैं झरना यानी कि वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात। वो नदी के द्वारा बनाई हुई पहली आकृति है। अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जलप्रपात की। तो यहां से ले लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब है वाटरफॉल यानी कि झरना। जलप्रपात अर्थात झरना, जिसको आप वाटरफॉल भी कहते हैं, कब बनता है? खड़े ढाल वाले स्थान से कठोर शैल या घाटी में जब नदी गिरती है। जब नदी खड़े ढाल वाले स्थान से, देखिए खड़ा ढाल है ये, जब नदी खड़े ढाल वाले स्थान से, खड़े ढाल वाले स्थान से, ये खड़ा ढाल है, कठोर चट्टान, कठोर चट्टान पर या घाटी में गिरती है, तब जलप्रपात बनता है। तब झरना बनता है, जलप्रपात बनता है। जब जलप्रपात की बात आती है तो हम एंजल को कैसे भूल सकते हैं? एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला है एंजल। एंजल जलप्रपात यानी कि एंजल फॉल। एंजल सबसे ऊंचा विश्व का जलप्रपात कहलाता है, वेनेजुएला में है, दक्षिण अमेरिकी देश। तो यहां पर आप लिखेंगे दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में, ये रहा वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में एंजल फॉल। दूसरा जो दिया हुआ है, ये मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, जब फॉल की बात आ रही वाटरफॉल की, तो 3 वाटरफॉल दिए हैं। दूसरा दिया है नियाग्रा, कनाडा और यूएसए की सीमा पर। दूसरा है नियाग्रा, मैं यहां पर जलप्रपात नहीं लिखूंगा, आप समझिए। ये आया हुआ है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की सीमा पर। तो पहला जिसका जिक्र था एंजल, दूसरा नियाग्रा
और तीसरा जो दिया हुआ है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया फॉल। तो यहां पर मैं तीसरा लिखूंगा, तीसरा विक्टोरिया, यह है आपके जाम्बिया और जिम्बाब्वे सीमा पर, जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा अफ्रीका महाद्वीप में, ये अफ्रीका में। तो पहली जो रचना बनी, जो संरचना बनी, जो स्ट्रक्चर बना, जो आकृति बनी, उसको हमने कहा वाटरफॉल, यानी कि जलप्रपात। जब नदी ऊपर से गिरती है फिर नदी मैदानों में प्रवेश करती है। जी हाँ दोस्तों, अब नदी पहाड़ों से, घाटियों से निकल के मैदान में आ गई। जैसे ही वो मैदान में आएगी, देखिए इधर देखिए, ये आपको मोड़ नजर आ रहा है, ये मोड़, ये जो मोड़ है इनको हम कहेंगे विसर्ग, यानी जो दूसरी आकृति बन रही है वो है विसर्ग। मैदानी क्षेत्र में नदी द्वारा मोड़दार जो रास्ते बनते हैं उनको कहा है विसर्ग। देखिए दूसरी आकृति विसर्ग, जिनको मेंडर्स भी कहा जाता है, सर्पाकार आकृति होती है, इसके नाम से स्पष्ट है, विसर्ग सर्पाकार आकृति। मैदानी क्षेत्रों में नदी द्वारा मोड़दार मार्ग, मैदानी क्षेत्रों में नदी द्वारा निर्मित मोड़दार मार्ग, मोड़ पड़ते हैं ना, उसको हम कहेंगे विसर्ग। यह है विसर्ग, मोड़दार मार्ग की आकृति। बड़े मोड़ भी हो सकते हैं, ये देखिए इस तरह से आप यहां पर लिख सकते हैं इसको, यह है विसर्ग। अब समय के साथ क्या होता है, देखिए एक से दूसरी आकृति जुड़ी हुई, समय के साथ क्या होता है, ये विसर्ग यहां पे बड़े हो जाते हैं और ये पानी यहां तक आ जाता है और यहां बीच में जो है मिट्टी का निक्षेपण हो जाता है, यानी कि मिट्टी जमा हो जाती है। ये मिट्टी आ गई यहां, और ये जो आकृति है, ये वाला जो शेप है वो इससे अलग हो गया। इस तरह की जो आकृति बनती है उसको कहते हैं चाप झील, ऑक्सबो लेक। ये तीसरी आकृति है दोस्तों चाप झील, जिसको कहा है ऑक्सबो लेक। जलप्रपात, फिर विसर्ग, फिर चाप झील कैसे बनी कि विसर्गों के किनारों पर अपर्दन और निक्षेपण से जो लूप है वो मुख्य नदी से अलग हो जाते हैं। विसर्ग थे, विसर्गों के किनारे थे, तो विसर्गों के किनारों से अपर्दन और निक्षेपण की, देखिए दोनों क्रिया साथ साथ रहेगी हमेशा। अपर्दन होगा तो निक्षेपण भी होगा। अपर्दन और निक्षेपण के कारण ये जो लूप है, ये वाला जो लूप मुख्य नदी से अलग हो गई, ये मेन रिवर जो बड़ी वाली नदी आ रही है मुख्य नदी से अलग हो जाते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। यह आपकी चाप झील अलग हो गई। विसर्ग थी, विसर्ग से ये जल राशि अलग हुई, इसको हम कहेंगे चाप झील, यानी ऑक्सबो लेक, चाप झील। अब चाप झील के बाद में क्या होता है, जब कभी कभी पानी ज्यादा आ जाता है, यानी कि फ्लड की स्थिति बनती है, यानी कि बाढ़ आ जाती है नदी में, तो बाढ़ के अंदर जब बाढ़ उतर जाती है तो जो भी पदार्थ होता है वो किनारों पे जमा हो जाता है, उससे जो मैदान बनता है उसको हम कहेंगे बाढ़ मैदान। ये देखिए, मान लीजिए बाढ़ आई तो इस यहां पे ये जो क्षेत्र है जहां पर मैं ये रेड मार्क कर रहा हूं, यहां पर भी ये जो क्षेत्र है वो बन जाएगा बाढ़कृत मैदान। बाढ़कृत यानी कि जो फ्लड एरिया है, फ्लड के बाद जब पानी वापस अपनी जगह पे जाता है तो उसके बाद में फ्लड प्लेन बनते हैं, यानी कि बाढ़ग्रस्त मैदान। ऐसे मैदान जो बाढ़ के द्वारा बनाए गए हैं, फ्लड प्लेन, ये बहुत उपजाऊ होते हैं।
क्योंकि मिट्टी जो नदी अपने साथ लाती है इनके अंदर बिछा देती है। तो नदी में बाढ़ आने पर किनारों पर देखिए, नदी में बाढ़ आने पर किनारों पर बारीक यानी कि महीन मिट्टी और दूसरा जो भी अवसाद है का निक्षेपण होने से ये बनते हैं। निक्षेपण से बनते हैं बाढ़ग्रस्त मैदान और ये बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ होती है क्योंकि बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी लाकर के बिछा देते हैं। ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। 4 आकृतियां हमने पढ़ ली हैं, ये उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। अब बाढ़ग्रस्त मैदानों के बाद में बारी आती है तटबंधों की। देखिए यहां पर पानी आएगा तो ये जो संरचना है यहाँ पे, यहां से थोड़े किनारे ऊंचे उठ जाते हैं इस तरह से। ये जो ऊंचे उठे हुए किनारे होते हैं इस तरह से दोनों तरफ, उनको हम कहते हैं तटबंध। नदी के उठे हुए जो क्षेत्र हैं दोनों तरफ किनारों पर, इसको हम कहेंगे तटबंध। तट का मतलब दोनों किनारे हो गए, बंद यानी कि एक तरह से ऐसा लगता है तो बांधा हुआ है, इसको आप लिवीज कहेंगे, तटबंध, लिवीज। नदी के उठे हुए किनारे, दोनों तरफ ऐसा लगेगा किसी ने कुछ बांध दिया है दोनों किनारों पे। बाढ़ के मैदान के बाद में ऐसे आगे सामने इस तरह वाली संरचना ऊपर हो जाएगी, इस तरफ ऐसा लगता है किसी ने पार बना दिया हो, किसी ने बांध दिया उसको। तटों को बांधना तटबंध है। बाढ़ के मैदान के बाद में तटबंध बन गए। तटबंध के बाद नदी जब आगे बढ़ेगी और अब उसके समय होता है समुद्र से मिलने का। जब वो समुद्र से मिलेगी तब जो अगली जो है 5वीं क्रिया, देखिए 5वीं आकृति, वो बन रही है वितरिका। अब कैसे बनती है देखिए, जिसको आप कहते हैं ट्रिब्यूटरी। कैसे बनती है वितरिका ये देखिए। देखिए ये नदी है, ये मुख्य नदी है, ये आपका यहां पर समुद्र है, सी लिख देता हूं, ध्यान से समझना इसको। नदी देखिए समुद्र में सीधी तो गिरेगी नहीं, ये गिरने से पहले अपने कुछ शाखाओं में बढ़ जाती है और इसका प्रवाह जो है वो धीमा हो जाता है। ये जो है ये चीजें, ये इनको, ये संरचना है, ये है वितरिका, ट्रिब्यूटरी। ये वितरिका है समुद्र में मिलने से पहले जितना अपना अवसाद होता है सब यहाँ पे निक्षेपित कर देते हैं कि इसका अलग अलग मुहाना बन गया सबका, और यहां पर ये सारा डिपॉजिट कर देगी, जो जो लाई है सब बिछा देगी यहां पर। और ये जो क्षेत्र बना है समुद्र में मिलने से पहले, जिसने वितरिकाओं के माध्यम से सारा ये निक्षेपित कर दिया है, और ये जो क्षेत्र बना है आपको ये नजर आ रहा है, ये कहलाता है डेल्टा। ये डेल्टाई क्षेत्र है। अब हम इसको पढ़ते हैं वितरिका कि वितरिका क्या है। नदी द्वारा समुद्र में मिलने से पहले बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है जिसे वितरिका कहते हैं, और ये बहुत धीमी होती है। नदी के समुद्र में मिलने से पूर्व धाराओं में बटना, ये वितरिका है, ये वितरिका है। फिर लास्ट रहा है आपका छठा जो था वो था डेल्टा। डेल्टा एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, वो मैंने आपको बता दिया। ये डेल्टा क्षेत्र बहुत उपजाऊ होते हैं मित्रों, डेल्टा बहुत उपजाऊ होता है। देखिए वितरिकाओं द्वारा अवसाद का निक्षेपण समुद्र के किनारे किया जाता है।
ये दलदली क्षेत्र होता है, यह दलदली क्षेत्र होता है और उपजाऊ भी होता है तथा उपजाऊ होता है। उदाहरण के लिए भारत में गंगा नदी का डेल्टा, जिसको आप सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा द्वारा निर्मित है पश्चिम बंगाल में, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये देखिए, ये नदियों की आकृति है। बहुत बड़ा बोर्ड वर्क हो गया है, लेकिन अब देखिए इसका क्विक रिवीजन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पढ़ना था मुख्य स्थलाकृतियां। सबसे पहले हमने अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के बारे में पता किया। उसके बाद में हमारा जो मुख्य टॉपिक था आज था ये नदी के कार्य। नदी क्या क्या आकृतियां बनाती है। सबसे पहली आकृति बनी जलप्रपात यानी कि झरना, क्योंकि नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो खड़े ढाल पर गिरती है, तो वहां पर जो दृश्य होता है उसको वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल में जो तीन आपके यहां पर दिए हुए हैं, एंजल, पहला एंजल, दूसरा आपका नियाग्रा और तीसरा विक्टोरिया, इन तीनों को याद रखें। तीनों कहां है ये लिखिए, नोट करें और इसको याद करें। दक्षिण अमेरिका में है, फिर कनाडा यूएसए की सीमा पे, और विक्टोरिया। इसको सेपरेट कर दें यहां से, ये सेपरेट है इस तरह से, ये सेपरेट। फिर वाटरफॉल के बाद में हम आए विसर्ग पर। ये रहा विसर्ग, लूप होते हैं जो, जब ये लूप अलग हो जाते हैं तो एक झील बन जाती है, इसको हमने ऑक्सबो लेक यानी कि चाप झील कहा है। चाप झील के बाद में जब और पानी आता है तो बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ग्रस्त मैदान बन गए जो बहुत उपजाऊ होते हैं। ये देखिए चौथा, बाढ़ग्रस्त मैदानों के बाद में जो तटबंध बन जाते हैं या उत्थित संरचनाएं ऊपर उठी हुई किनारे हैं, ये है आपके तटबंध, जिसको लिवीज कहते हैं। तटबंधों के बाद में आपने देखा कि वितरिकाएं बन जाती हैं। हाँ, 5 के बाद में यहाँ पे 6 होना था, इसको हम 6 कर देते हैं, और 7वां हो जाएगा आपका डेल्टा, ये छठा और ये 7वां। और डेल्टा एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा हमेशा ये त्रिभुजाकार होते हैं, इनकी आकृति ट्रायंगुलर शेप में होती है, त्रिभुजाकार। वितरिकाओं द्वारा देखिए अवसाद का निक्षेपण होता है, जो जो चीज लाती है ना वो समुद्र के किनारे निक्षेपित हो जाती है। ये क्षेत्र दलदली होता है, उपजाऊ भी होता है। एक एग्जाम्पल दिया हमने सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा आपके एक टॉपिक पूरा हुआ यहाँ पर, नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। 7 प्रकार की स्थलाकृति हमने देखी। उधर जो वाटरफॉल है वो तीनों आपको याद रखना है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की परिभाषाएं याद रखनी है। आगे वाला जो टॉपिक है उसके अंदर जैसे हवा के कार्य हैं, हिमनद के कार्य हैं, वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे।